नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन तिवारी और पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक चीज़ के बारे में फ़ोन आ रहा है कि स्क्रूटनी वाले फॉर्म में क्या करें, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करें, अटेस्टेशन वाले में क्या भरें, इस वाले कॉलम में क्या आएगा। मैंने देखा कि मैं खुद का जो मेरा फॉर्म भरा हुआ है मैं खुद ही डाल देता हूँ, उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है, इजी फॉर्म है, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान इसमें बेसिक रखना है, अपने को नहीं पता होता कि कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ क्या लिखना है, लेकिन मेरा खुद का जो हाथों से भरा हुआ है वो फॉर्म मैं आपको आज दिखा देता हूँ। उसमें किस तरह से ये चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो फॉर्म है वो जो डाउनलोड करना है अपने को, वो सबसे लेटेस्ट होना चाहिए। सबसे लेटेस्ट का मतलब है कि वो 8 अगस्त 2024 के आरपीएससी में जो अपलोड हो रखा है वो वाला होना चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे ही आप फॉर्म भरने स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, कोई भी प्रकार की इसमें काटा पीटी नहीं होगी। अपन इसमें मार्कर यूज़ नहीं कर सकते, अपनी ही राइटिंग में इसको भरना है। किसी पड़ोसी की राइटिंग अच्छी हो उससे नहीं भरवाना है। आजकल इस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा अपने को जब भी इस फॉर्म को भरने बैठे तसल्ली से अपने डॉक्यूमेंट सारे खोल लें, फिर एक एक चीज़ को तसल्ली से भरें। सबसे पहले देखो, आप फॉर्म खोलोगे तो आपके सामने ऐसा होगा। सबसे पहले आपकी यहां पे आ जाएगी फोटो, यहां फोटो आ जाएगी आपकी नवीनतम फोटो, या जो आपने एग्जाम के समय लगाई है, जो भी नवीनतम है वो लगा दोगे और उस पे क्रॉस साइन करोगे, जो आधा इधर की तरफ और आधा फोटो पे आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही ये देखो ऊपर की तरफ जो खाली चीजें छोड़ रखी है, कार्यालय प्रविष्टि, ये कार्यालय वहां भरना है कि खुद जो फॉर्म को रिसीव करेंगे वो भरेंगे कि आवेदन कब मिला हमको और प्राप्ति क्रमांक कितने। और जो भी बच्चे वहां जमा करवाने जा रहे हैं वो इस चीज को लेना नहीं भूले, प्राप्ति क्रमांक वहां से लेकर आए। खुदा न खास्ता अगर बाद में ये रहे कि नहीं सर आपने जमा ही नहीं करवाया, तो आपके पास ये प्राप्ति क्रमांक रहेगा कि मैंने इस दिन फॉर्म जमा करवाया था। उसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं, सबसे पहले आपका रोल नंबर, तो मैंने सिक्योरिटी रीजन से ये देखो ये है रोल नंबर। उसके बाद में आपके पूरे एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, ये अपने को खाली छोड़ना है। और यहां पे जो आपने ऑनलाइन रिसिप्ट कटवाई है, जो 50 रुपए की रिसिप्ट है, और आप जैसे भी नेट बैंकिंग यूज करोगे, आपको क्या करना है, इसको कटवाने के लिए एसएसओ पे से जाओगे। एसएसओ पे जाने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ऑफलाइन सर्विसेज करके मिलेगा, वहां जाना है। अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2023 की जो भर्ती है वो एक्सेप्ट करनी है। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे वो अपने आप पीटीआई वहां आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका स्क्रूटनी फॉर्म खुला हुआ है और आपने अपने उससे एसएसओ से फॉर्म भरा हुआ है, तो वो रोल नंबर सहित आ जाएगा। इसको आप एसएसओ के माध्यम से कटवा लीजिए, 60 रुपए का ये होगा। इसके 2 प्रिंट भी ले लीजिए, 2 प्रिंट भी इनके साथ अटैच करने। और जो उसमें रिसिप्ट के नंबर होंगे, वो रिसिप्ट के जो 4-5 नंबर की जो रिसिप्ट होती है उसको अपने को यहां भरना है। जैसे ही भर देंगे अपन आगे चलेंगे। अब फिर सवाल आता है कि सर बहुत बड़ा इसमें अपने नंबर है विज्ञापन की, वो तो देखो सबसे पहले वो क्या करना है, आपको 06 परीक्षा लाइब्रेरियन पीटीआई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब एपी होम साइंस। फिर जो नीचे जगह बची हुई थी, कॉलेज एजुकेशन /RPSC/EP 2023-24, ये हो जाएगा। अपना फिजिकल टीचर का जो पद कोड है वो है 02। साथ में अपने को लिखना है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यहां लिखना है, और विभाग का नाम है कॉलेज एजुकेशन यानी कॉलेज शिक्षा। जैसे अपन आगे जाएंगे, आपकी श्रेणी है, आरक्षण आप किस श्रेणी के आते हो। जैसे मान लो मैं AWS में आता हूं तो मैंने AWS को टिक कर दिया, बाकी मेरे लिए ये सब ये क्रॉस हो जाएंगे। जैसे ये क्रॉस हो जाएंगे, आगे आपको क्या लिखना है, आपका राज्य राजस्थान हो जाएगा, जो भी आपका जिला हो वो लिख दो, तहसील लिख दो और आपका गांव लिख दो अन्य टिप्पणी में। उसके बाद में यहां है अतिरिक्त श्रेणी, विशेष श्रेणी के वालों को ही करना ही है। जैसे महिला है तो वो टिक कर देगी कि किस प्रकार की महिला है, वो विधवा है, अविवाहिता है, डिवोर्स वाली है। कोई निशक्त जन है या दिव्यांग श्रेणी के, वो अपनी श्रेणी में टिक कर लोगे। भूतपूर्व श्रेणी अपनी श्रेणी में टिक कर लोगे। अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, एनसीसी वाला है, वो अपनी में श्रेणी में टिक कर लेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद
है विभाग का नाम। अगर मान लो पहले से कोई कर्मचारी है, सेवारत कर्मचारी है, तो अपने विभाग का, देखो सबसे पहले राज्य सेवा में है, वो राज्य सेवा में कर लो। विभाग का नाम क्या हो जाएगा कि जो शिक्षा विभाग में वो शिक्षा लिख देंगे, कोई चिकित्सा हो तो चिकित्सा, पद जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख दोगे। बाकी चीजों के लिए आप क्या कर दोगे, क्रॉस इसको कर दोगे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपका नाम है, उसके बाद में आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा भर लोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी विज्ञप्ति की दिनांक थी और उसमें दे रखा था 01/01/2024 को आप कितने साल के हो जाओगे, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद में क्या करोगे, वैवाहिक वाली स्थिति में अगर अविवाहित हो तो अविवाहित पर टिक कर दो, और विवाहित हो तो ऐसे, तो विवाहित हो तो इधर कर लो। बाकी अगर आपका विवाह है तो यहां हाँ करके आपको डिटेल आगे देनी है कि जैसे आपका विवाह किससे हुआ, विवाह की तिथि क्या है, विवाह का कौन सी जगह पर विवाह हुआ है, विवाह का जो पंजीयन संख्या है वो क्या है, पंजीयन का स्थान कौन सा है कि कौन सी तहसील में, कौन से जिले में उसका पंजीयन हुआ, और पंजीयन का अधिकारी कौन है वो आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपके है संतान है तो विवरण देना पड़ेगा, नहीं है तो नील कर देंगे। और यहां 2002 से पूर्व में भी 0, 2000 इसके हिसाब से कर लोगे। उसके बाद में आपको गांव, आपकी तहसील वगैरह और आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर यहां पे डालने दोनों जगह। ये है सबसे टेक्निकल चीजें जो आपको बहुत ध्यान से बननी है। सबसे पहले आपका मैट्रिक, जैसे आपकी आरबीएससी है तो आरबीएससी का है अजमेर, कब आपने की वो यहां लिख दोगे। कितने में से कितने नंबर आए, जैसे मान लो 10वीं में 600 में से इतने नंबर आए, इतनी परसेंट बनी। फर्स्ट ग्रेड ऑल सब्जेक्ट है, कोर्स की अवधि कितनी थी, 1 साल। प्रयासों की संख्या, मतलब प्रयासों की जो संख्या है वो भी कितनी है, 1 साल। अपने को ये देखते रहना है। उसके बाद में अपन जैसे आगे चलेंगे, आपकी 12th आ जाएगी। 12th आपने कब की, कितने में से कितने नंबर आए, कितनी परसेंट बनी, वैसे करते रहेंगे। फिर बीए में आपको ऐच्छिक सब्जेक्ट भी आपको लिखने पड़ेंगे। फिर आपने जैसे यहाँ है सीधा, जैसे अपने नहीं है तो कोष्टक में यहाँ पे एमपीएड लिख दिया और कहाँ कहाँ से की वो सारी लिख दोगे। बीपीएड कहाँ कहाँ से हुई वो सारी चीज़ यहाँ लिख दोगे। फिर जिसके मान लो सेट है तो सेट करके यहाँ लिख दिया और पूरे सेट की जानकारी दे दिया। फिर एमफिल पीएचडी की जानकारी आपको दे देनी है। अगर अतिरिक्त आपके पास है और आपने फॉर्म में डाल रखा है तो फिर वास्तव में उसको अपने को लिखना पड़ेगा। और इसमें किसी भी प्रकार को आपको ये नहीं देखना है कि कोई भी जानकारी मैं छिपा लेता हूं, छिपानी बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब आपको सारी ही जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। इंटर्नशिप अपने लागू नहीं होती, जिसके भी लागू होती है वो यहाँ इंटर्नशिप का लिख देता है, बाकी अपने नोट ये करके अपन लिख देंगे। आप भी इस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके बाद में अनुभव अपन ने चारों पे क्रॉस कर दिया। अब जैसे मान लो कोई अतिरिक्त श्रेणी में कोई पहले से शिक्षा विभाग, किसी भी विभाग का कर्मचारी है तो वो क्या लिख देगा, जैसे अपना वो लिख देगा कि वो क्या है और उसका नियुक्ति अधिकारी कौन है, नियुक्ति उसकी कब हुई, पद छोड़ने की दिनांक तो निरंतर है, स्थायी है, स्थायी तो स्थायी है, कितने वेतनमान में है, तो जैसे व्याख्याता का पद होता है L12, उसका कितना मूल वेतन होता है, मतलब कितना बेसिक पे होता है, वो लिख दिया अपन ने। ये हो, इन पे सब में अगर कोई आयु की छूट नहीं ली, अपने एन यह आ जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा कि अपने को कोई भी परीक्षा में इतना ये नहीं हुआ। फिर अपन अपने साइन करके और यहाँ पे अपन ये सारी चीजें कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं, यह आ जाती है संलग्न, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें संलग्न सूची है, इसका मतलब इसमें फॉर्म अटेस्टेशन, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, और फीस की रिसिप्ट के अलावा आपका आवेदन और एडमिट कार्ड के अलावा जो स्टार्ट करोगे 10वीं से, वो यहां से भरना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपकी जैसे मैट्रिक हो गई, आपकी 10वीं हो गई, तो 10वीं की में आप जैसे जाओगे तो 10वीं के नीचे आता है रिजल्ट की डेट, वो और ऊपर ही ऊपर आएगा कि एसआर क्रमांक कितना है, कितने नंबर की वो मार्कशीट थी, वो संख्या अपने को यहाँ पे डालनी है। ऐसे ही अपन इसकी डिग्री अपने साथ में ही थी तो अपन ने इसको डू कर दिया, भाई जो सेम चीज है। ऐसे ही अपन ने 12 कर लिया। अब देखो यहां आ जाएगी कुल पृष्ठ कितने हैं, 1, और उसके बाद में संलग्न संख्या कितनी है, 1। उसके बाद में जैसे 12वीं का हो गया, ये डैश हो गया, उसके बाद में 12वीं में हो गया 2, तो संलग्न संख्या 2 पे है, और उस पे आपको लिखना भी है मार्कशीट के ऊपर, जैसे आपकी फोटोकॉपी उसके ऊपर आप गोला भी लगा दोगे तो उनको चेक करने वालों को दिक्कत नहीं हो। फिर जैसे ही आप आओगे आपकी बीए पे, तो बीए की जैसे ही जो भी मार्कशीट है उसकी जो रिजल्ट दिनांक देख लेना और वहां पे वो देख लेना। ऐसे ही आपको डिग्री पे करना है। फिर देखो अपने यहाँ पे दे नहीं रखा अलग से, तो इधर आ गई
एमपीएड, क्योंकि अपनी मास्टर्स यहाँ है, फिर नीचे आपको एमपीएड की डिग्री, फिर अपने नहीं दे रखा, वो किसका नहीं दे रखा, बीपीएड का नहीं दे रखा, तो बीपीएड की एक तो वो और बीपीएड की आपकी डिग्री हो जाएगी और उसका भी नंबर डाल देना है और संलग्न संख्या अपने को लिख लेना है। फिर देखो आपको खेल प्रमाण पत्र लगाना ही लगाना है, उसकी भी संख्या डालनी है, कौन से नंबर का खेल प्रमाण था, कितने तारीख को वो जारी किया हुआ है। उसके बाद में आपकी जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, अगर आपने जो फॉर्म भरते समय जो लगाया है वो भी चाहिए और नया जो अगर है तो वो भी चाहिए। उसके बाद में आपका बोनाफाइड यानी आपका मूल निवास भी आपको चाहिए। उसके बाद में अगर जिसका विवाह हो रखा है तो वो विवाह का प्रमाण पत्र भी लगाएगा, उसकी संलग्न संख्या लिखेगा, आधार कार्ड आपको लिखना है, जो आपकी लास्ट इंस्टीट्यूशन की जो चरित्र प्रमाण पत्र है, सीसीए करेक्ट सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको दर्शाना है। और अगर जो व्यक्ति पहले से किसी राजकीय सेवा का कर्मचारी है तो उसको एनओसी भी चाहिए और एनओसी के साथ में उसको चाहिए सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र भी चाहिए। साथ ही में उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग कब हुई है वो भी उसको साथ में अटैच करना है। ये सरकारी जो नौकरी पहले से है वो तीन चीजों को नहीं भूलना है, एनओसी, सेवारत और पहली ज्वाइनिंग कब हुई वो कर देंगे, तो उसका भी अटैच यहाँ पे लिख देना है। फिर आगे जैसे हो गया, यहाँ मान लो 23 हो गया तो 24, 25, 26 ऐसे करके अपन लिख देंगे। ये अपने को कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये कॉलम उन्हीं को ही भरना है जो अभी तक एमपीएड में थे और उनका रिजल्ट वगैरह आ गया तो वो अपने उसके साइन कर। जो पहले से पास आउट है उनके लिए ये लागू नहीं होता है, तो नॉट एप्लीकेबल अपन ने इसमें लिख दिया। उसके बाद में ये है चेकलिस्ट, अगर आपकी ये है आप यहां टिक कर दोगे, इधर टिक कर दोगे कि अपन बिल्कुल हर स्थिति में क्या है, उत्तीर्ण है, ये है और राजस्थान के मूल निवासी है। अब ये पूछ रहा है जो अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं वो तो लिख देंगे लागू नहीं, नीचे वाला अपने अनुभव भी लागू नहीं, लागू नहीं और लागू नहीं। अब जब लागू ही नहीं होता तो अपन क्या करने। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, विज्ञप्ति जो भर्ती है विज्ञप्ति के अनुसार आपकी डेट कितनी हो गई जो आपने को पूरा लिखना है। फिर विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम 21-40 आपको करना है और आपकी कैटेगरी यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आप साइन कर दोगे। ये कॉलम फिर नीचे का आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, वो जो भी चेक करेगा वो लिखेगा। अब ये है अटेस्टेशन फॉर्म, इसकी दो खासियत बात है, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है तो ये जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को, जो आपका डिपार्टमेंट इंटर वेरिफिकेशन करवाता है। जैसे क्या होता है, इसमें आपको अपने परिवार से लेकर एजुकेशनल से लेकर सबको डिटेल में पूछा गया है। इसको इंग्लिश में कैपिटल वर्ड में ही इसको भरना है, कहीं पे भी स्मॉल वर्ड नहीं चलेगा, कोई पेन चेंज नहीं चलेगा, बिल्कुल आपको साफ सुथरा भरना है। आप अपने सबसे पहले जो न्यूली फोटोग्राफ जो फोटो है यहाँ पे लगा दोगे। फोटो से मुझे एक और चीज है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो वो पूरे सेल्फ अटेस्टेड होंगे। 2 प्रतियां लगेगी किसकी, अपने जो आपका जो फॉर्म है, कौन सा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एक डॉक्यूमेंट्स का आप सेट उनके साथ लगा दो। दूसरी चीज क्या है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, पूरा नाम आ गया, आपके मोबाइल नंबर आ गए, मेरिट क्रमांक छोड़ना है और आपके रोल नंबर लिख दिए। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, वो पूरा लिख दिया। फिर आप अभी कहाँ हो वो लिखना है पूरा। और इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी है तो लिख दिया, आपको सही सटीक जानकारी ही लिखनी पड़ेगी। देखो उसके बाद में क्या है, अगर आप जॉब में हो मतलब आप ऐसे, ये देखो ये पॉइंट बहुत वो है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेस, कि आपका कोई ऐसा स्थान जहां पर आपने 1 से ज्यादा साल रहे हुए हो तो आपको बिल्कुल डालना है, क्योंकि ये वहां पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। कि जैसे होता ना कि यार अपनी एमपीएड हो रही है उदयपुर से और अपन एड्रेस में कंटिन्यू कहीं डाल ही नहीं रहे कि हमने कभी 1 साल से ज्यादा जयपुर छोड़ा है। अगर आपने जयपुर छोड़ा ही नहीं तो फिर उदयपुर से कैसे आपने बीपीएड कर ली, एमपीएड कर ली, ये कहीं बाहर से, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा, वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। उसके बाद में क्या है, आपको अपनी फैमिली डिटेल्स डालनी, तो यहाँ पूरी फैमिली हो जाएगी। और जैसे फादर है तो फादर के बारे में, मदर है तो मदर के बारे में, वाइफ के बारे में, सिस्टर्स के बारे में, और जितने भी वाइफ्स है, जितनी मतलब सिस्टर, जितने भी भाई बहनों, सबके बारे में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 2 कॉलम, आप पूरा वहाँ लिखो। सबकी नेशनलिटी आ जाएगी, फिर वो कहाँ उनका वो है वो आ जाएगा, और वो क्या करते हैं, फार्मर है तो फार्मर, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दोगे। कौन से एड्रेस पे वो अभी पोस्टल एड्रेस है उनका, और कौन सा परमानेंट एड्रेस है वो लिखोगे। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट लिखने,
उसके बाद में आपकी नेशनलिटी लिखोगे, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। उसके बाद में आप ये देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, उस टाइम पे कितनी एज थी, तो वो लिखोगे। फिर आप 10वीं में कितने साल के थे, वो पूरा दिन, महीने, और ये कहाँ से निकालोगे, रिजल्ट डेट। आप रिजल्ट की डेट से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। एज कैलकुलेटर खोल के आप आराम से, खुद करने मत बैठ जाना, आराम से कर लेना इसको। उसके बाद में आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दोगे, यहाँ पूरा एड्रेस आ ही जाएगा, यहाँ राज्य आ जाएगा, और आपका यहाँ पे रिलीजन आ जाएगा। रिलीजन के बाद में ये आता है, इसको समझना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन, आपने कहाँ कहाँ से अपनी एजुकेशन ली है, पूरा विवरण देना है पिछले 15 साल का। तो जैसे सपोज दैट मैंने 10वीं से लेकर पूरा विवरण दे दिया, 10वीं 12वीं कहाँ से की, बीए कहाँ से की, और आपकी एमपीएड कहाँ से हुई, फिर इधर से मतलब अगले में पीएचडी कहाँ से हुई, तो पूरा लिखना पड़ता है। अगर आप नौकरी में हो तो पूरा बताना पड़ेगा कि नौकरी में कब से हो, किस पद पे हो, कौन से स्कूल में हो, अभी कंटिन्यू छोड़ दिया, छोड़ने की वजह क्या है, कंटिन्यू हो या डिसकंटिन्यू, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद में ये वाला जो 13 वाला पॉइंट है, सब में नो लगा देना, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पे केस वेस नहीं हुआ हो तो, और आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो तो। उसके बाद में अगर इनमें से कोई चीज़ लागू है तो उसका मेंशन करना, नहीं लागू है तो नॉट एप्लीकेबल लिख के दे देंगे। और ये आ जाता है लास्ट पेज। इस पर क्या करना है, उन 2 व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो आपको जानते हो। जब पुलिस वेरिफिकेशन करने आए तो वो कह सके, आपकी गवाही दे सके, हाँ मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि बाद में अगर कोई आता भी तो उसका आधार कार्ड भी लगता है। आपको उनका नाम लिखना है सबसे पहले, नाम के बाद में आपको उनका पूरा एड्रेस लिखना है, पूरे एड्रेस के बाद में उनका प्रोफेशन लिखना है कि वो किस उसमें है, क्या करते हैं वो। उसके बाद में उनका क्या लिखना है, उनके नंबर लिखने हैं, फ़ोन नंबर भी लिखने हैं, और फिर आपकी जो भी डेट वगैरह है, और ये आपको करवाना है कि भाई कौन, आपको ये गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है जो आपको ये देता हो करेक्टर सर्टिफिकेट कि भाई हाँ ये व्यक्ति ठीक है और मैं इसको 10 साल से जानता हूँ। अगर इसके बारे में कोई भी तथ्य गलत होता तो मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। तो अपने जानकार से इसका वो करवाना, और इस तरह से ये फॉर्म भरता है। अब देखो ये तो रही फॉर्म की बातें। फॉर्म के बाद में भी आपको जो सीक्वेंस है वो क्या रखनी है, जैसे आपने 10th लगा दी, 12th लगा दी, फिर उसके बाद में बीए की फर्स्ट ईयर, बीए की सेकंड ईयर, बीए की थर्ड ईयर और बीए की डिग्री। उसके बाद में आप बीपीएड की फर्स्ट लगाओगे, बीपीएड की सेकंड लगाओगे, थर्ड सेमेस्टर लगाओगे, फोर्थ सेमेस्टर लगाओगे, फिर डिग्री लगाओगे, वैसे एमपीएड का पूरा करोगे। एमपीएड के बाद में आप क्या करोगे, एमपीएड की डिग्री लगाओगे, पीएचडी और शोध वगैरह किया हो तो शोध का भी पेपर लगाओगे जो आपको अच्छे से आता हो। उसके बाद में चलते हैं कि सर अभी जैसे अपने पास क्या होता है, अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का भी होता है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का आपको करना है, मूल निवास करना है, चरित्र वाला करना है, आधार कार्ड लगाना है, और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना ही है। साथ में जिनको एनओसी है तो वो एनओसी भी लिखेंगे, जिनका विवाह है तो वो विवाह का प्रमाण पत्र भी देंगे। दूसरी चीज़, ये 13 तारीख तक अपना जो रिजल्ट है उसके 15 दिन हो जाएंगे। अपने को 13 तारीख पहले अपने को पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि 13 के बाद में वो लोग वो नहीं कर देंगे। पोस्टल को जानते हैं कि 1-2 दिन पोस्टल लेट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप अजमेर के आसपास के हो तो आप खुद ही जाके वहाँ फॉर्म जमाना करवा सकते हो। और आपके लिए भी क्या है, इस चीज़ की सहूलियत रहती है कि भाई हाँ टाइम से पहुँच गया। पोस्टल से आपको क्या नंबर नहीं मिल पाते कि आपका फॉर्म किस नंबर पे जमा हुआ है, जबकि आप खुद जाओगे तो आपको वहाँ खिड़की से जब फॉर्म लेंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ आपके फॉर्म नंबर ये है। दूसरी चीज़, अभी अपना जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें अभी थोड़ा सा निश्चिंत रहें, काम कूल रहें, और इस फॉर्म को भरने में थोड़ा सा ज़्यादा वो लगाएं, क्योंकि कोई भी गलत डिटेल इसमें नहीं देनी है जो आपकी है नहीं। कोई भी प्रकार की झूठी या मिथ्या रिपोर्ट यहाँ पे नहीं देनी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आप लोग जानते हो, बहुत बारीकी से इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो इसमें है। फिर भी अगर किसी को ये लगे कि किसी कॉलम में उसको दिक्कत है, वो पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकता है, और फ़ोन कर सकता है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। फिर भी किसी भी इसमें टॉपिक में या पॉइंट में दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैंने 15 पॉइंट बनाए हैं इंटरव्यू के लिए, बहुत सेलेक्टेड पॉइंट बनाए हैं कि ऐसी 15 चीज़ें जो अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छी बना सकती है। उन चीज़ों का भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि जो 2 महीने मिले हैं आपको, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उस 15 पॉइंटों पे काम कर सको। उसमें एक पढ़ाई भी है, अपना एटीट्यूड भी है, आंसर देने का सही तरीका भी होता है, क्योंकि मैंने 2-4 इंटरव्यू दिए हुए हैं, उसके हिसाब से मैं आधार पे बता भी देता हूँ। दूसरा क्या होता है कि एक
आपस में जब अपन किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका भी एक वे होना चाहिए जो अपन थ्योरेटिकली अपने को पता नहीं होता, वो भी चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बस जुड़े रहिए।